नमस्कार, डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए 11 साल। प्रधानमंत्री ने कहा, तेजी से बदल रहा है भारत। एक नया भारत बनाने की हर जगह दिखाई दे रही प्रतिबद्धता। सरकार की योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को दिए नए पंख। मोदी सरकार 3.0 की वर्षगांठ पर जेपी नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, साहसिक फैसले लेने वाली सरकार ने पेश की पारदर्शिता की नई मिसाल। पिछले 11 वर्षों में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर बढ़े हैं आगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा मुख्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी। सरकार के कार्यों का लेखा जोखा प्रदर्शित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला, आईईडी विस्फोट में एएसपी आकाश राव गिरपुंजे का निधन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर जताया दुख। और पुर्तगाल ने दूसरी बार जीता यूएफा नेशंस लीग का खिताब। फाइनल मुकाबले में स्पेन को पेनाल्टी शूटआउट में दी मात। सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखिए हमारी खास कवरेज। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 11 साल पूरे कर लिए हैं। पिछले साल 2024 में आज ही के दिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली थी। इस तरह आज उनके प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल पूरे हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार लगातार सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को कुछ इस तरह से सामने रखा है। इसमें अभी तक की उन योजनाओं का लेखा जोखा है जिसकी वजह से अंत्योदय तक सरकार की ओर से दिए जा रहे लाभ का उल्लेख है। गरीब कल्याण, युवाओं के लिए अवसर, किसान, महिलाओं को उनके अधिकार, मध्य वर्ग के लिए आसान बनाने वाली योजनाएं, उद्यमियों के लिए बनाई गई नीतियां, सड़क और रेल क्षेत्र में बढ़ती कनेक्टिविटी जैसे तमाम क्षेत्रों में सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जो कार्य हुए हैं वो स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले कार्य हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार एक असरदार सरकार है। पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है।
आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2014 से पहले की सरकार को करप्शन से आकंठ डूबी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से हम नकारात्मक से सकारात्मक राजनीति की तरफ आए हैं। 2014 से पीछे जाओ, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 वाज फुल ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी और तुष्टीकरण के साथ काम करने वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविज्म टू पॉजिटिविज्म। आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। जेपी नड्डा ने बताया कि पिछले 11 साल में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी की ही सोच रही सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी। लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी, वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भाजपा मुख्यालय में लगाई गई इस प्रदर्शनी में सरकार के 11 साल के कार्यों को दिखाया गया है। बीते 11 वर्ष गरीब कल्याण, अन्नदाता और नारी शक्ति के विकास के लिए अभूतपूर्व कदमों को समर्पित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के निरंतर प्रयासों और ठोस नीतियों से करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। किसान कल्याण की दिशा में भी मोदी सरकार के कदम बड़े सकारात्मक बदलाव के वाहक रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे ऐतिहासिक कदम भी बीते 11 वर्षों की बड़ी उपलब्धियां हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों के दौरान सरकार ने गरीबों की सेवा और वंचितों के सम्मान पर जोर दिया। पिछले 11 वर्षों के दौरान करोड़ों परिवारों को पहली बार सबसे जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं। इसमें 55.22 करोड़ जनधन खातों का खोला जाना, 51 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में शामिल होना, 23.64 करोड़ लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ पहुंचाना, 77 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का बनना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक घरों का बनाया जाना, 43.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करना और 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना से LPG कनेक्शन का मिलना शामिल है। PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। बीते वर्षों में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग का खर्च कैसे कम किया जाए। मुफ्त राशन हो, सस्ता इलाज हो, सस्ती दवाएं हो, सस्ता मोबाइल बिल हो, इससे बहुत बचत हो रही है। उज्ज्वला के लाभार्थी बहनों को
गैस सिलेंडर भी बहुत सस्ता दिया जा रहा है। एलईडी बल्ब की जो क्रांति हम लेकर आए हैं, इससे घर घर में बिजली का बिल कम हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने वंचितों की सेवा को सर्वोपरि रखा और समावेशी शासन को प्राथमिकता दी। इसके साथ ही पीएम स्वनिधि, मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से उद्यमिता से सशक्तिकरण की नीति को बढ़ावा दिया गया। इन योजनाओं से बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिला। पिछले 11 वर्षों के शासनकाल के दौरान पीएम मोदी के बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण पर आधारित मार्गदर्शन से भारतीय कृषि को नई गति मिली। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपए प्रदान करती है। कृषि से जुड़े जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी ऐतिहासिक वृद्धि को लगातार जारी रखा। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में पहले की तुलना में 20 गुना से अधिक का इजाफा हुआ है। सरकार के प्रयासों से ही दालों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बना है। भारत का विकास देश की महिलाओं के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। नारी सशक्तिकरण के लिए मुद्रा लोन का 68% या 14.72 लाख करोड़ रुपए के 35.8 करोड़ लोन महिला उद्यमियों को दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं को घर का मालिक बनाया गया। पीएम के निर्णायक फैसले से ही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुरीति के दंश से छुटकारा मिला। मोदी सरकार के 11 वर्षों में महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन बेहतर हो रही है। अब महिलाएं विकास में वास्तविक भागीदार हैं। आज ये महिला विकास नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य गतिशील वातावरण में सफल होने के लिए सिविल सेवा को सशक्त बनाना, शासन की उभरती जरूरतों को संबोधित करना और सरकार नागरिक संपर्क को बढ़ाना है। सिविल सेवकों को आवश्यक कौशल और दक्षताओं से लैस करके मिशन 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। आइए देखते हैं इस मिशन के बारे में खास रिपोर्ट। सरकारी अधिकारी सार्वजनिक सेवाओं और मुख्य शासन संबंधी कार्यों की एक श्रृंखला के वितरण के लिए महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी जैसे व्यवधानों से उत्पन्न होने वाली निरंतर चुनौतियों और सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता के कारण सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यों को करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई। इस मिशन का उद्देश्य प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण और एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करते हुए एक सक्षम और भविष्य के लिए तैयार नागरिक सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सेवकों को सक्षम करके राज्य निष्पादन क्षमता में सुधार करना। अगर बात मिशन कर्मयोगी की करें तो इसमें सरकारी अधिकारियों को लगातार सीखना और आगे बढ़ना है। ये सरकारी अधिकारी विभागों और क्षेत्रों में सहयोग करेंगे, सिलोस को तोड़ेंगे और संपूर्ण जानकारी के साथ स्वयं को सशक्त बनाएंगे। सिविल सेवाएं सभी सरकारी गतिविधियों के केंद्र में है। वे नीति निर्माण के एजेंट हैं। अगर बात मिशन कर्मयोगी की उपलब्धियों की करें तो इस मिशन के तहत IGOT कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल से देश भर में 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी जुड़े। जनवरी 2023 में इस पोर्टल पर केवल 3 लाख उपयोगकर्ता थे। अब यह संख्या 30 गुना बढ़कर 1 करोड़ को पार कर गई है। IGOT पर अब 16 भारतीय भाषाओं में 2400 से अधिक पाठ्यक्रम मौजूद हैं। अब तक कुल 3.1 करोड़ से अधिक लर्निंग सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। कुल 3.8 करोड़ घंटे से ज्यादा का अध्ययन समय दर्ज किया गया है। हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है
कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है, लेकिन इसका बेहतर परिणाम तभी मिलेगा जब इसमें बदलाव लोगों के फीडबैक के आधार पर हो। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहें। साथियों, टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है। आईजीओटी कर्मयोगी अब क्षेत्रीय भाषाओं में और अधिक कोर्स उपलब्ध कराएगा, कंटेंट की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा, नए ज्ञान साझेदारों के साथ सहयोग करेगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीकों के जरिए उपयोगकर्ता अनुभव को और समृद्ध करेगा। खास बात यह है कि अब कैरिबियाई देशों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों ने भी आईजीओटी कर्मयोगी फ्रेमवर्क को अपनाने में रुचि दिखाई है, जो डिजिटल शासन में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। कुमार आलोक, डीडी न्यूज। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस कर्मियों की एक टीम नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आ गई। आईईडी ब्लास्ट में सुकमा जिले के कोंटा डिवीजन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी आकाश राव गिरपुंजे का निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले के कोंटा में नक्सलियों के किए गए कायरतापूर्ण आईईडी विस्फोट में एएसपी आकाश राव गिरपुंजे के शहीद होने पर दुख जताया है। सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं और इस घटना की हम निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि दिल्ली सरकार गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है। सोमवार को राजधानी में गेल इंडिया के सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों का दर्द समझते हैं। इस अवसर पर तकरीबन 20,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण किट बांटी गई, जिसको लेकर लाभार्थियों ने खुशी जाहिर की। दिल्ली में रेखा जी की सरकार आते ही रेखा जी ने, अनिल जी ने पहली मीटिंग में दिल्ली के जो गरीब लोग हैं उनके लिए 10 लाख रुपए का मुफ्त प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो सके, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में भी लागू कर दी। आप सब लोग भी जिनके पास बीपीएल कार्ड है वो लोग आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बना सकते हैं। है वो लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए बहुत न्यूट्रिशियस है। इसके अंदर सबसे पहले तो रोस्टेड मूंगफली है, इसके अंदर रोस्टेड वो हैं चिया सीड्स भी हैं और फ्लैक्स सीड्स भी हैं, गुड़ है बच्चों के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है, और इसमें आपको मुरमुरे मिलेंगे 2 पैकेट। इसमें पाउडर मिल्क है 2 बॉटल्स का, 2 बॉटल्स हैं उसके अंदर पाउडर मिल्क की। दलिया है 2 किलो दलिया है इस किट के अंदर, और 2-3 चीज़ें और भी हैं। छोटी छोटी बार्स हैं, न्यूट्रिशियस बार होती है ना, चॉकलेट बार्स, वो भी हैं उसके अंदर। आम पापड़ भी है, 2 आम पापड़ के लेयर्स हैं छोटी पैक की हुई, वो भी हैं इसके अंदर। मतलब पूरी न्यूट्रिशन किट है, वो पूरी है। तो जिनकी लेडीज़ों को मिली है ये किट वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हैं, क्योंकि इसमें सारा न्यूट्रिशन है एक तो किट में। जो थोड़े आपको पता है कि जैसे थोड़े जिनके बच्चे कुपोषित हैं या जो प्रेग्नेंट लेडी है, कुछ चीज़ें जैसे गरीब ही लोग हैं लोग, तो कुछ चीज़ें नहीं खरीद पाते, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन तक पहुंचाई है। सोनम रघुवंशी केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। मेघालय में इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की रहस्यमय मौत के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन
तिनसोंग ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है। 4 were arrested, and then Mrs. Sonam has already surrendered herself somewhere in UP. Okay, and then altogether is 5 people. Altogether is 5 people, and we have arrested, and now we are in the process of bringing back to Shillong for further investigation. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिव राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट के अंतर्गत शुरू की गई भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे की गौरव यात्रा के अंतर्गत शुरू होने वाली ये ट्रेन आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के स्पर्श से पवित्र हुए कई स्थानों पर ले जाएगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार उपस्थित रहे। इक्कीस जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर पूरे देश में योग के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के द्रक्षराम श्री भीमेश्वर स्वामी मंदिर परिसर में एक भव्य जिला स्तरीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 2500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्रों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यंत्रंगम के तत्वावधान में द्रक्षाराम में ये योग शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री और जिला संयुक्त कलेक्टर भी मौजूद रहे। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप MSC इरीना आज केरल के तिरुवनंतपुरम में विंझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट पर पहुंचा। इस जहाज को पोर्ट पर लगाने का काम शुरू हो गया है। इस जहाज को TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज माना जाता है। TEU का मतलब है एक 20 फुट के कंटेनर के बराबर की जगह। इससे जहाजों की माल ढोने की क्षमता का पता चलता है। MSC इरीना में 24,346 TEU कंटेनर रखने की क्षमता है। इस जहाज की लंबाई 399.9 मीटर और चौड़ाई 61.3 मीटर है। ये एक फीफा द्वारा तय फुटबॉल के मैदान से लगभग 4 गुना बड़ा है। MSC इरीना को एशिया और यूरोप के बीच बड़ी मात्रा में कंटेनर ले जाने के लिए बनाया गया है। ये व्यापार मार्गों और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। MSC इरीना को मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था और उसी वर्ष अप्रैल में इसकी पहली यात्रा शुरू हुई थी। जापान के ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत पवेलियन को दुनिया भर के शीर्ष 5 मंडपों में शामिल किया गया है। ये मंडप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से संस्कृति मंत्रालय के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। ओसाका एक्सपो 13 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, जिसमें 160 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। इस एक्सपो की कुछ तस्वीरों को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। वर्ल्ड एक्सपो 2025 में लगाए गए भारत पवेलियन में कलमकारी सबका ध्यान आकर्षित कर रही है। ओसाका में ये लोगों के लिए रुचि का केंद्र बन गया है। कलमकारी एक प्राचीन भारतीय कला है जो हाथ से पेंट किए गए या ब्लॉक प्रिंट किए गए सूती कपड़ों पर आधारित है। पुर्तगाल में नेशंस लीग का खिताब अपने नाम पुर्तगाल ने कर लिया है। टीम ने फाइनल मैच में स्पेन की टीम को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर ये सफलता
हासिल की है। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रहीं, जिसके चलते मैच के विजेता का फैसला पेनाल्टी शूटआउट के माध्यम से निकाला गया, जहां पुर्तगाल ने स्पेन को 5-3 के अंतर से हरा दिया। यह दूसरी बार है जब पुर्तगाल ने नेशंस लीग का खिताब अपने नाम किया है। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में इतना ही। मुझे और हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।